हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं 10th क्लास का पहला चैप्टर डील कर रहा हूँ आपसे। पहला चैप्टर 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। अपने आप में लाइफ प्रोसेसेस कई सारे चैप्टर का मिलकर बना हुआ है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पहली हेडिंग बेटा जो हम टैकल करेंगे वो है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। कि लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, उनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टर होता है, एबिलिटी टू ग्रो। एबिलिटी टू ग्रो या फिर हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ मीन्स इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और मास और वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कॉमन कैरेक्टर होता है एबिलिटी ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ में आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि ये इरिवर्सिबल होती है नेचर में। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ बेटा नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से भी हो सकती है, मास ऑफ सेल बढ़ने की वजह से हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ने की वजह से हो सकती है। अच्छा, अगर हम देखेगा तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन में भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो जो ग्रोथ होती है माउंटेन की, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है। वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ग्रोथ के लिए। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टर है बेटा, वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ। यानी कि अगर एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट बनाया जाए कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। सो हम लिख सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द फीचर ऑफ लिविंग। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है नॉन लिविंग। तो पहला कैरेक्टर जो लिविंग बीइंग का हो गया ये है कि एबिलिटी ऑफ ग्रोथ, कि वो ग्रो कर सकते हैं। अगला पार्ट, तो दूसरा कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दे कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। सो दूसरा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अगर हम लिविंग बीइंग को देखें बेटा, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को देखें, तो हर सेल के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट कर रही होती है। जब आप मेरे साउंड को सुन रहे हो तो आपके कान में केमिकल रिएक्शन चल रही है, जिसकी वजह से हियरिंग पॉसिबल है। जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आपके रेटिना पे केमिकल रिएक्शन चल रही है, जिसकी वजह से विजन पॉसिबल है। इसी तरीके से जब आप फूड को इनटेक करते हो, फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां भी वो ब्रेकडाउन भी क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शंस है। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस happening inside body, कोई भी केमिकल रिएक्शन बेटा जो बॉडी के अंदर ऑपरेट हो रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। एक तो होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट हैं। मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट तो है एनाबॉलिज्म,
और मेटाबॉलिज्म का दूसरा पार्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट हो गया एनाबॉलिज्म, दूसरा पार्ट हो गया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेटा ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बिल्डिंग अप प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? बिल्डिंग अप। सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, बिल्डिंग अप प्रोसेस। जबकि कैटाबॉलिज्म ये ब्रेकडाउन प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस, ब्रेकडाउन प्रोसेस। तो कैटाबॉलिज्म है ब्रेकडाउन प्रोसेस। याद करें, मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ, एक तो हुआ एनाबॉलिज्म, दूसरा हुआ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो सिंपलर सब्सटेंस होंगे वो कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे होंगे। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पे हम इस तरीके से इमेजिन करें कि ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है, तो ग्लाइकोजन तो बेटा पॉलीमर है और ग्लूकोज है मोनोमर, सिंगल यूनिट, और ग्लाइकोजन है कई सारे यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से मिलकर बनाए। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनाए ग्लाइकोजन। तो हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज सिंपलर फॉर्म है और ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल से बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे दूसरा एग्जांपल कि अमाइनो एसिड्स इकट्ठी होकर एक दूसरे से जुड़कर प्रोटीन बना रही है, डिफरेंट प्रोटीन्स बना रही बॉडी की, तो इसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। या फिर फैटी एसिड्स कंबाइन होके फैट मॉलिक्यूल बना रही है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बेटा इसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जैसे कि ग्लाइकोजन, इनका ब्रेकडाउन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ग्लूकोज में। इसी तरीके से प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड्स में, एक फॉर अमीनो एसिड्स, और फैट का ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ओके, तो ये प्रोसेस ये हो गया कि यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटकर सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगला पार्ट ये ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन बने, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का डेवलपमेंट होगा, केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। अमाइनो एसिड, कई सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बना लेंगे, यानी कि अमाइनो एसिड्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स का डेवलपमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं कि एनाबॉलिज्म में जो एनर्जी स्टोर होगी, हाँ ये लाइन लिख लो मेरे साथ। आप सिर्फ इस वीडियो को देखें ना, बल्कि नोट्स ही बनाते चले, आपको बहुत फायदा होगा। अपनी हैंडराइटिंग में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो याद करना आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको अगला पॉइंट टैकल करें कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of chemical bonds। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी का स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो कैटाबॉलिज्म में
एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये प्रोसेस हो गया, ये कंप्लीट मेटाबॉलिज्म मैंने बता दिया आपको 10th के लेवल तक का। इसमें आपके सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद एक बार रिवाइज कर लें कि मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो अब यहां पर एक पॉइंट और भी ऐड करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे हम। सो मेटाबॉलिज्म हम ये लिख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। So metabolism equal to anabolism plus catabolism। एक बार ये पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं कि एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो बेटा अगर एनाबॉलिज्म डोमिनेट करती है बॉडी में, यानी कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा ना, अगर एनाबॉलिज्म डोमिनेट करेगा कैटाबॉलिज्म से, यानी कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है, बिल्डिंग अप ज्यादा हो रहा है, इट विल रिजल्ट इन टू ग्रोथ, इट विल रिजल्ट इन टू ग्रोथ। और अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इक्वल हो गए, अगर एनाबॉलिज्म इक्वल हो गया कैटाबॉलिज्म के, जितना बिल्डिंग अप प्रोसेस चल रहा है उतना ही ब्रेकडाउन प्रोसेस चल रहा है, देन नो ग्रोथ मिलाकर तो ग्रोथ नहीं होगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी, फिर एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन रहेगा। बिल्डिंग अप जितना है, जितना बिल्डिंग अप प्रोसेस चल रहा है उतना ही ब्रेकडाउन प्रोसेस चल रहा है। तो यहां पर बॉडी का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगला पार्ट बेटा ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म का पार्ट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक फीचर है कि मेटाबॉलिज्म होगा, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, ग्रोथ मैंने बता दिया है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो लिविंग बींग का जो अगला फीचर है बेटा, कि दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। तो लिविंग organisms have well organized। हम अगर सेल को देखें बेटा, हर सेल ऑर्गेनेल प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। हर सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड रखी गई है और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में वो काम करती है, उनके वर्किंग का एक प्रॉपर ऑर्डर है। अगला फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, दे हैव डेफिनिट लाइफ स्पैन, उनका एक अपना लाइफ स्पैन होगा। ये पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट लगता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि दे हैव कॉन्शियसनेस अबाउट देयर एनवायरनमेंट, दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे हैव कॉन्शियसनेस। दैट इज दे कैन फील देयर एनवायरनमेंट, दे कैन फील देयर सराउंडिंग। उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है उनको पता होता है। तो एक बार आप रिवाइज कर लें कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर क्या होता है। पहला कैरेक्टर मैंने बताया था कि ग्रोथ होती है, दूसरा कैरेक्टर बताया था मेटाबॉलिज्म होता है, तीसरा कैरेक्टर की वेल ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर उनके पास, दे हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, दे हैव कॉन्शियसनेस, और दे हैव एक और भी पॉइंट हम कह सकते हैं, आसान है बिल्कुल, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दे कैन गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड। सो एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये पार्ट टैकल हो गया। अब अगला टॉपिक जो हम डील करने जा रहे हैं बेटा, तो ये टॉपिक कवर हो गया कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग,
ये टॉपिक भी कवर हो गया मेटाबॉलिज्म। अब मैं लिटरली लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन करूंगा, लाइफ प्रोसेसेस के कंपोनेंट क्या हैं वो टैकल करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगली हेडिंग लाइफ प्रोसेसेस डिफाइन करने जा रहे हैं इसको। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या है? वो कोई भी फंक्शन बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल दोज फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, all those functions which is performed by living organisms, which is performed by living organisms, in order to survive, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है बेटा। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेल होगी या लार्जेस्ट मैमल होंगे या लार्जेस्ट लिविंग बीइंग होंगे, हर किसी एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन अपटेक। तो न्यूट्रिशन बेटा लाइफ प्रोसेस में आएगा। हर जो सेल होती है हमारी, ये ओपन सिस्टम होता है, यानी कि सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है, ये एनर्जी भी लूज करती है, मैटर को भी लूज करती है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। फूड से हमें एक तो मैटर मिलता है, हमारी सेल को बनाने के लिए जो मैटर की जरूरत पड़ती है वो हमें फूड प्रोवाइड करता है, और दूसरा हमें एनर्जी मिलती है। तो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस। उसी तरीके से जब हमने फूड को इनटेक किया तो फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसकी ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की एंट्री कैसे होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट। बगैर रेस्पिरेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एनारोबिक हो सकता है, एरोबिक हो सकता है, वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होगा। ठीक है। तीसरा लाइफ प्रोसेस बेटा मैंने बताया था, इसके मैंने डिस्कशन कर लिया है, ग्रोथ। कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फीचर होता है कि ग्रोथ होनी लाजमी होती है, ग्रोथ। अगला लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर बेटा डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस का अकोमुलेशन होता रहता है, या वेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का अकोमुलेशन होता रहता है। अगर ये रेगुलर बेसिस पे रिमूव नहीं होंगे तो बॉडी में जो सेल्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी टॉक्सिक मटेरियल की वजह से। तो वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करते हैं या एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी लिविंग एक लाइफ प्रोसेस है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन। एक है सेंस टू इन्वायरमेंट, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक फीचर है बेटा कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलाई है, इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको ये फील कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। इसके अलावा तो एक ये हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा बेटा रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है, जिसकी मदद से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन होती है, जो कि एसेंशियल फीचर है बेटा। तो रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। इसको एक सिंपलर निमेक्स में हम याद कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मिसेस नर्क, मिसेस नर्क। तो एम फॉर मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या फीचर होता है कि वो मूव कर सकते हैं इंट्रिंसिकली, कार्य तो मूव करती है लेकिन वो एक्सट्रिंसिकली मूव करती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रिंसिक मूवमेंट होती है, अंदर के क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। दूसरा रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट, वरना आपके फूड का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, ऑक्सीडेशन
नहीं हो पाएगा। सेंस टू इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेंस टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल चेंजेस को फील करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। न्यूट्रिशन, मटेरियल का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और फिर ग्रोथ। एक और भी है बेटा जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी लाइफ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसका पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट भी लाइफ प्रोसेस है। फूड का ट्रांसपोर्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भी क्या जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, और एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। तो ये अभी तक जो मैंने कवर किए ये लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट फीचर्स है कि लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती है। अब हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ओके, अगला पार्ट न्यूट्रिशन। बेटा मैंने बताया था कि जो सेल होती है ये ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब कि सेल कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी एंड मैटर टू द एनवायरमेंट। तो अब उन सेल को अगर वापस एनर्जी को गेन करना है या वापस मैटर को गेन करना है, they can do that by the process of nutrition. So what is nutrition? Nutrition is the process of, so define करते हैं इसको, it is process of intake of organic or inorganic substances. It is process of intake of organic or inorganic substances which can be utilized, which can be utilized, which can be utilized for proper growth, repair, body maintenance, एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो हम न्यूट्रिएंट जो फूड इनटेक करते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ग्रोथ को रेगुलेट करना, सेल्स को रिपेयर करना, बॉडी मेंटेनेंस करना, एनर्जी प्रोडक्शन करना, मैटर को इंक्लूड करना। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक or inorganic substances which can be utilized for proper growth, repair, body maintenance and energy production. अब अगला टॉपिक है बेटा, अगला पॉइंट ये कि वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हम कंज्यूम करते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स या फिर हम उसको फूड कहते हैं। ओके, अगली हेडिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स को हम फूड भी कहते हैं। वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसकी जो हमें मैटर प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, these are chemical substances which store energy in the form of chemical bonds, in the form of chemical bonds।
These are chemical substances which store energy in the form of chemical bonds. तो इन्हीं केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, फिर एनर्जी रिलीज होती है, मैटर रिलीज होता है। अब बेटा फूड की भी डिफरेंट कैटेगरी है। फूड को हम फ्यूल भी कहते हैं, ये फ्यूल ऑफ बॉडी है, बॉडी इससे एनर्जी को ऑब्टेन करता है। सो फूड बेटा, इनको हम बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स कहते हैं इनको, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी कैटेगरी है बेटा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, और तीसरी कैटेगरी है फैट्स। तो अगर हम फूड की बात करें तो फूड की 3 ब्रॉड कैटेगरी है। एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट। इसमें भी अगर देखा जाए बेटा तो जो बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का होता है, जिससे बहुत सारे स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, या फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स बनती हैं, उनको हम वो प्रोटीन से बनती हैं, तो प्रोटीन को इसलिए बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। कार्बोहाइड्रेट्स या फैट बेटा ये रिजर्व फ्यूल होते हैं, इनको हम फ्यूल सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। 2 पॉइंट लिख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, इनको हम फ्यूल सब्सटेंस कहते हैं। ये फ्यूल है, बॉडी फ्यूल नहीं है, फ्यूल सब्सटेंस लिख लेते। और जो प्रोटीन है बेटा वो है बिल्डिंग ब्लॉक, आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, आपकी हीमोग्लोबिन को बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन तो बहुत ही डाइवर्स मॉलिक्यूल है और 1000 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पाई जाती है बॉडी में। तो प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस। ओके, तो ये कवर हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की कैटेगरी कितनी होती है ये टैकल करना है कि न्यूट्रिशन की कैटेगरी कितनी है। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन की कैटेगरी। रब करें इसको। न्यूट्रिशन बेटा न्यूट्रिशन बेटा 2 तरीके का होता है, ब्रॉड कैटेगरी इसकी न्यूट्रिशन। इसका ये ऑटोट्रॉफिक मोड भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक मोड भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट और बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा फर्दर 2 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म क्या यूज करने जा रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करने जा रहा है या सोलर एनर्जी को यूज करने जा रहा है। अगर ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे तो उनको हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखवा है सल्फर बैक्टीरिया। ऑर्गेनिजम्स बेटा सोलर एनर्जी का यूज करके भी फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अगर वो सोलर एनर्जी का यूज करेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए तो उनको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया, दूसरा प्लांट्स। ओके, तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ इज ए
Autotrophic mode of nutrition is an ability of organism to synthesize their own food. They can cook their own food by using either the energy of chemical substances or by using the energy of sunlight. Heterotrophic organisms, they cannot cook their own food. They cannot synthesize their own food. So they cannot synthesize their own food. They cannot synthesize their own food. So in order to obtain energy, they depend upon autotroph directly or indirectly. So रिवीजन करते हैं एक बार. न्यूट्रिशन दो तरीके का ब्रॉड कैटेगरी है बेटा ये. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं ईदर बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी कीमो ऑटोट्रॉफ और बाय यूजिंग सोलर एनर्जी फोटो ऑटोट्रॉफ. प्लांट्स होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ग्रीन बैक्टीरिया होता है फोटो ऑटोट्रॉफ. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें तो इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज, दे कैन नॉट कुक देयर ओन फूड. एनिमल्स बेटा हेटरोट्रॉफ होते हैं. एनिमल्स के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस भी हेटरोट्रॉफ होते हैं. तो अगर हम अभी हम टैकल करेंगे एग्जांपल हेटरोट्रॉफ को, फिर से हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो पिछली क्लास में हमने टैकल किया था ऑटोट्रॉफ को. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो, या फिर कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज, कैन कुक देयर ओन फूड. क्योंकि दे कैन, these organisms can cook their own food by using energy of sunlight or chemical substances. तो इनको हम बोलते हैं कि ऑटोट्रॉफी. इसमें एग्जांपल बताया था मैंने प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं बेटा क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है. प्लांट्स लिटरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. CO2 H2O को यूज करके, सनलाइट को यूज करके दे कन्वर्ट CO2 into ग्लूकोज. तो प्लांट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ये फिक्स करते हैं एनर्जी को, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल बताया था कीमो ऑटोट्रॉफ का. कीमो ऑटोट्रॉफ में मैंने बताया था सल्फर बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफ में एग्जांपल बताया था मैंने ग्रीन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स के बारे में. इसको हम फर्दर एलाबोरेट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम फर्दर एलाबोरेट करेंगे. लेकिन इससे पहले हम सीख लेते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉफ्स को हम उसके पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, heterotrophic nutrition, those organisms which cannot cook their own food, those organisms which do not have ability to fix solar energy. So इनको एक और भी नाम दिया जाता है consumers, also called consumers. They directly or indirectly depend upon producers, also called consumers. They directly or indirectly depend upon producers. 3 कैटेगरी है इनकी, 3 ब्रॉड कैटेगरी है इनकी. एक कैटेगरी है बेटा सैप्रोफाइट्स. और दूसरी कैटेगरी है पैरासाइट्स और तीसरी कैटेगरी है होलोजोइक. तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले जो एग्जांपल देखें, इसमें 2 एग्जांपल है बेटा, बैक्टीरिया एंड फंगस. तो बैक्टीरिया एंड फंगस सैप्रोफाइट्स होते हैं.
सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, पहले एग्जांपल आपको। और पैरासाइट्स बेटा, इसकी तो बहुत सारे एग्जांपल हैं पैरासाइट्स के। पैरासाइट्स इसमें एग्जांपल हो सकता है एस्कैरिस का, इसमें एग्जांपल हो सकता है लिवर फ्लूक का। आपने 9th में इन सबके नाम सुने हुए हैं, एस्कैरिस, लिवर फ्लूक, टेनिया, हेड लाउज, लीच। तो पैरासाइट्स के एग्जांपल हो गए एस्कैरिस, लिवर फ्लूक, टेनिया, हेड लाउज, लीच। एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो पैरासाइट का ही एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। बेटा पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक्टो पैरासाइट बॉडी के आउटर सरफेस पे पाए जाने वाले, और एंडो पैरासाइट बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले, इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाने वाले। होलोजोइक, होलो कंप्लीट जोइक एनिमल लाइफ, तो कंप्लीट एनिमल लाइफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। यहां पे तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ऑल एनिमल्स। अगला पार्ट बेटा सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो एग्जांपल पहले याद करना है, बैक्टीरिया एंड फंजाई सैप्रोफाइट्स हैं। तो अब 2-3 पॉइंट सैप्रोफाइट्स पे लिख लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स को कंज्यूमर भी कहा जाता है। पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बॉडी के आउटर सरफेस से पाए जाते हैं, एंडोपैरासाइट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अब अगली हेडिंग है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ईट करते हैं। those organisms which feed on dead and decaying matter, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को ईट कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं। तो इनका दूसरा पॉइंट सैप्रोफाइट पे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड decomposers. They are also called decomposers. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, decomposers. ओके, और तीसरा पॉइंट इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, बैक्टीरिया एंड फंगस। सो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, those organisms which feed on dead and decaying matter. तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ईट करते हैं सैप्रोफाइट्स, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एग्जांपल क्या बताया था, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये इसके एग्जांपल हो गए। अगली हेडिंग, अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स टैकल करते हैं। पैरासाइट्स की प्रॉपर्टी नंबर 1, पैरासाइट्स। पॉइंट नंबर 1, those organisms which live, ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है बेटा इसकी, which live and feed and obtain nutrition. Those organisms which live and feed on living host, they do not kill their host. They say to their host, live and feed me. I'm not going to kill you. So those organisms which live and feed on living host are called parasites. उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट्स की बहुत ब्रॉड कैटेगरी है बेटा, बताया था मैंने। एक तो हो गए एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बेटा ये बॉडी के आउटर सरफेस से पाए जाते हैं, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। हेड लाउस, लीच,
सरफेस ऑफ बॉडी, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको हेड लाउस एंड लीच के बारे में, उसी तरीके से एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स दे लिव इन इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। एक बात और याद रखें कि पैरासाइट्स बेटा सिर्फ एनिमल्स में नहीं लिव करते हैं, पैरासाइट्स प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है बेटा कैस्पुटा, आपने इसका नाम सुना होगा कैस्पुटा। ये प्लांट है बेटा जो दूसरे लिविंग प्लांट पे ग्रो करते हैं और इनसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। कैस्पुटा, CASCUT, कैस्पुटा। इनको बोला जाता है टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट का मतलब इनके लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, तो ये होस्ट प्लांट पे ग्रो करके उनके जाइलम और फ्लोएम से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे होंगे। तो ये भी आप एक पॉइंट याद रखिए कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल बॉडी में नहीं होते, बल्कि पैरासाइट्स प्लांट्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स ये कवर हो गया। आपको पॉइंट याद रखना है कि पैरासाइट शुड लिव एंड फीड ऑन लिविंग होस्ट विदाउट किलिंग देम। अपने होस्ट को ये किल नहीं करते, बल्कि उनको एक मैसेज देते हैं, यू स्टे अलाइव एंड फीड मी। ओके, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो अगली हेडिंग टैकल करना है हमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा मैंने बताया था कि जनरली एनिमल्स में पाया जाता है होलो कंप्लीट जोइक एनिमल, राइट। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, फीड करेगा सॉलिड फूड को, इंजेक्ट करेगा सॉलिड फूड को। सो एनिमल्स फीड ऑन, वो चाहे अमीबा ही क्यों ना हो, एनिमल्स फीड ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड। फिर इस सॉलिड फूड का बेटा डाइजेशन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और जो वेस्टेज होगा उसका एक्सक्रीशन होगा, उसका इजेशन होगा। तो हम कह सकते हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी स्टेप्स क्या है। स्टेप्स बहुत आसान है। इंजेशन, इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड। मैं इसको आगे जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इन सारे टर्म्स को एलाबोरेट करूंगा, समझाऊंगा मैं तुम्हें। पहले तो सीख रहे हैं स्टेप्स। इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, फूड को ब्रेक करना, कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड को ब्रेक करना, छोटे फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म्स में, इजिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि उनको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, food become the component of blood, then assimilation, food become the part of cell, and finally egestion, जो unwanted food से बेटा undigested food से होगा रिमूवल, egestion। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनकी 5 स्टेटमेंट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इनको मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलाबोरेट करूंगा। आप बस याद रखना कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं बेटा, हम जनरली बताया जाता है कि एनिमल्स में होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट भी हैं, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर हम आप क्वेश्चन पूछे ये बताइए अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, आप बताओगे होलोजोइक। आपसे क्वेश्चन पूछे पैरामीशियम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, आप बताओगे होलोजोइक। ठीक है, और हायर एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, आप बताओगे होलोजोइक। ओके, तो अगर हम यहां पे चार्ट को देखें तो न्यूट्रिशन कवर हो गया, ऑटोट्रॉफ बता दिया, हेटेरोट्रॉफ बता दिया, सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइक कवर हो गया। अगली हेडिंग है बेटा, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। अगर आप एग्जाम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस पूरे लेक्चर को फॉलो करें, लेकिन एक शर्त है बेटा, आप नोट्स भी बनाएं। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, आप बोर होकर 10 मिनट बंद भी कर दोगे, डाउनलोड करके स्टोर कर दोगे, लेकिन डाउनलोड करके स्टोर करने से चीजें याद नहीं होती हैं,
एक्टिवली आपको लेक्चर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप अपनी नोट्स बनाते रहें।